Okay, dear friends, good morning, good evening, and first of all, कि आज टीचर्स डे है, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। और मेरा विश है कि आप लोगों के लिए यह वर्ष सफलता का वर्ष हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और एक और भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने मेथड बताया है आज टीचर्स डे के दिन, आप लोग सभी लोग इस बात का प्रॉमिस लीजिए कि आप लोग धीरे धीरे सोशल साइंस में इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप करोगे। आप देखना, अगर इसको आपने डेवलप कर लिया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा बहुत ही ट्राइड मेथड है और इसको आपको परसू करना है। मेरा क्लास फिनिश होने के बाद भी इसको आपको परसू करना है। ओके, तो अब इसी के साथ मेरी शुभकामना के साथ मैं क्लास आज शुरू करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग, जब मैं कल्चर समाप्त करके जा रहा होऊंगा तो मैं आपको आगे का इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा और आपसे एक सवाल भी करूंगा कि अब आप थिंकिंग क्रिएचर बनने की दिशा में, हम यह नहीं कहेंगे कि थिंकिंग क्रिएचर बन गए, लेकिन बनने की दिशा में आप अग्रसर हुए या नहीं, मैं ये जरूर पता कर लूंगा। तो चलिए हम पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ डील करते हैं और डील करके फिर आगे बढ़ते हैं। तुगलक स्थापत्य के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण है? एक, सलामी का प्रयोग, दूसरा लाल पत्थर का प्रयोग और तीसरा बड़े बड़े नगरों का निर्माण। एक्चुअली व्हिच वन इज आर फीचर्स ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर? सलामी, सलामी मीन्स दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश बैटर, द यूज ऑफ बैटर इन आर्किटेक्चर। एंड लाल पत्थर का प्रयोग, रेड स्टोन। एंड थर्ड, बड़े बड़े नगरों का निर्माण, the construction of big towns. Choice A 1 and 2, choice B 1 and 3, choice C 2 and 3, and choice D 1, 2 and 3. Maximum B. फिर एक बार गौर से देखना। एक बार फिर गौर से देखना अंकुर। कुछ डी आ रहा है। बी, आप भूल रहे हो, लाल पत्थर का प्रयोग नहीं किया है तुगलक आर्किटेक्चर में। कल मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया था माय स्टूडेंट्स। बी ही था। बी मतलब बॉम्बे। तो तुमने डी तो उसको बोल दिया करो ना, डी। यस, बी है ना आंसर? यस, ओके। एक्चुअली आई वाज टोल्ड, मतलब आई हर्ड मिस्टेकनली कि यू हैव डन डी, सो इट वाज स्लाइटली शॉकिंग फॉर मी बिकॉज यू पीपल आर सो ब्रिलियंट, सो इंटेलिजेंट, you are just answering the question so easily. How can we fall into this pitfall? Choice number B, choice number D. तो ये 1 and 3 आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, सल्तनतकालीन प्रथम स्थापत्य कौन सा है जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है? चॉइस ए इल्तुतमिश का मकबरा, टॉम ऑफ इल्तुतमिश, बी अलाई दरवाजा, एंड सी सिकंदर लोदी का मकबरा, टॉम ऑफ सिकंदर लोदी एंड टॉम ऑफ सिकंदर लोदी। इल्तुतमिश का मकबरा, टोम ऑफ इल्तुतमिश, बी अलाई दरवाजा, सी टोम ऑफ सिकंदर लोदी एंड चॉइस डी बलबन का मकबरा यानी टोम ऑफ बलबन। मैक्सिमम बी, बॉम्बे। अलाई दरवाजा, यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, दोहरे परत वाले गुंबद। दोहरे परत वाले का मतलब हुआ डबल डोम, द यूज ऑफ डबल डोम। दोहरे परत वाले गुंबद का प्रयोग निम्नलिखित में किस में हुआ है? चॉइस ए इल्तुतमिश का मकबरा, चॉइस बी अलाई दरवाजा, चॉइस सी सिकंदर लोदी का मकबरा और चॉइस डी बलबन का मकबरा। टॉम ऑफ इल्तुतमिश, अलाई दरवाजा, टॉम ऑफ सिकंदर लोदी, चॉइस डी टॉम ऑफ बलबन। मैक्सिमम सी, सिकंदर लोदी, यस, गुड। क्वेश्चन नंबर 4, सल्तनतकालीन स्थापत्य निर्माण में जोड़ने वाली सामग्री के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग हुआ है? एक, चूना, चूना, चूना मतलब लाइम, जिप्सम, जिप्सम अनदर टाइप ऑफ यू कैन से आइटम, एंड थर्ड गीली मिट्टी, और 4 ग्रेनाइट। तो ये आपके सामने 4 चॉइस है, चूना, जिप्सम, गीली मिट्टी और ग्रेनाइट।
मैक्सिमम ए। यस, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अब आप लोगों पर मेरा बहुत कॉन्फिडेंस हो रहा है कि आप लोग संभाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन। बाबर ने हिंदुस्तान में बहुत कम स्थापत्यों का निर्माण करवाया। रीजनिंग, उसे हिंदुस्तान में प्रचलित स्थापत्य में अनुपात और संतुलन की कमी दिखती थी। मैं स्टूडेंट्स जरा संभल के देखना, इस क्वेश्चन में आप फंसने जा रहे हो। आप ठीक से चॉइस पढ़ना, ठीक से रीजनिंग लगाना। यह क्वेश्चन फंसाने वाला प्रश्न है। ए और बी आ रहा है बट मैक्सिमम बी है। यस, गुड। अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया आज टीचर्स डे के दिन कि आप लोग बहुत होनहार हो, क्योंकि आपने बी आंसर इसका कर दिया। इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि बी वाले क्वेश्चन में अधिकांशतः गलत हो जाता है। देखो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, समझ रहे हो, और यह जो रीजनिंग है यह भी करेक्ट है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि उसने भारत में बहुत कम स्थापत्य बनवाया, इसकी वजह हो सकती है कि वह युद्ध में उलझा रहा, उसके पास बहुत कम समय मिला, इसलिए उसको प्रॉपर अवकाश नहीं मिला कि स्थापत्यों का निर्माण करवा पाता। लेकिन यह सिद्ध करना कठिन है कि उसने भारत में इसलिए स्थापत्य नहीं बनवाया क्योंकि उसको अनुपात और इसकी कमी लग रही थी। कमी जरूर लग रही थी, बट दिस वॉज नॉट द कॉज for neglecting the construction of monuments and architecture in India. It was not the cause. Yes, very good. बहुत अच्छा परफॉर्म आप लोगों ने किया। अब मैं आपसे, एक तो ये क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था, और एक क्वेश्चन पहले सूफी का दिया हुआ है। अंकुर, वो क्वेश्चन है क्या सूफी वाला? पहले बताओ तो। लगा हुआ है क्वेश्चन। कहाँ लगा हुआ है ये? हाँ, देखो, हमने आपको कहा था कि 2 क्वेश्चन बकाया है मेंस का, पहले उसको सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज पेंटिंग्स का तुमने मधुबनी पेंटिंग्स का नहीं लगाया? काफी बड़ा है। जस्ट 1 मिनट। देखिए, चलिए हम इस, मैंने क्या कहा कि 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे कल उधार रहे थे और आज मुझे पहले ये इसको पेड अप करना है। एक तो आपने देखा, हिंदू और मुस्लिम रहस्यवादी संतों के विचार इतने अधिक समान थे कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में दोनों के बीच समन्वय को प्रोत्साहन दिया। तो इस प्रश्न के बच्चों, हिंदू और मुस्लिम रहस्यवादी संत, आप जैसे आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन इतनी आसानी से कर लेते हो, तो थोड़ी सी अगर कोशिश करोगे तो मेंस के क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न में आप यह दिमाग लगाइए कि यहां पर जैसे टर्म आया, तो टर्म में है कि हिंदू एवं मुस्लिम रहस्यवादी संतों के विचार। तो आप एक काम करिए, आप हिंदू और मुस्लिम रहस्यवादी संतों के जो विचार हैं, तो उस टर्म को आप, मतलब हुआ निर्गुण संत, हिंदू और मुस्लिम रहस्यवादी, यानी रहस्यवादी तो निर्गुण संत है या सूफी संत है, आपको पता है। तो आप इसको ऐसे दे सकते हो कि निर्गुण संत निर्गुण संत एवं, चाहे निर्गुण संत की जगह ये भी दे सकते हो संत भक्त, संत भक्त एवं सूफी संत के विचार
एक दूसरे के अत्यधिक निकट थे। संत भक्त और सूफी संत के विचार एक दूसरे के अत्यधिक निकट थे और यही वजह है कि दोनों ने भारत में हिंदुस्तान में सामाजिक तथा सांस्कृतिक समन्वय में अपनी भूमिका निभाई। मतलब यहां पर आपको टर्म मिलता है कि संत भक्त एवं सूफी संत के विचार एक दूसरे के इतने निकट थे, होना चाहिए चाहे अत्यधिक, हाँ ठीक है, अत्यधिक निकट थे। तो ये तुम्हारा प्रश्न स्टार्ट हो गया। अब जैसे आपका उत्तर की दिशा, ये आपका इंट्रोडक्शन थीसिस, या एक पंक्ति में ही आप मान लीजिए, जो कि क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है। अब आपको दो काम करना है। इसके प्रश्न के दो पक्ष हैं। एक है उनके विचारों की समानता दिखाओ कि वो दोनों के विचारों में समानता क्या है। ओके, तो अब विचारों की समानता में आप ऐसे दिखाइए कि दोनों के विचारों में निम्नलिखित रूप में निकटता देखी जा सकती। अब देखो, अगर मैं अब पूरे उत्तर को अगर मैं लिखना चाहूंगा या इसका पूरा उत्तर अगर देना चाहूंगा तो क्या होगा कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन भी हमें करना है। तो हम आपको उसका एस्पेक्ट बता देते हैं, आप उसका डिटेलिंग कर लीजिएगा राइटिंग में, और आप कर सकते हो। अब अपने आप पर आप कॉन्फिडेंस पैदा करो। बहुत सारा तो मैं आपको मॉडल आंसर भी देता रहा हूं, आगे भी दूंगा। तो आप थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस पैदा करोगे तो यह काम आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे दोनों के विचारों में निम्नलिखित रूप में निकटता देखी जा सकती। अब जहां निकटता देखी जा सकती आप देख रहे हो, उसमें जैसे एक बिंदु दे दो कि दोनों निराकार ईश्वर में, निराकार, जैसे दोनों निराकार सत्ता में, ईश्वर निराकार सत्ता में विश्वास करते हैं। दोनों निराकार सत्ता में विश्वास करते। तो अब दोनों मतलब ये आपका ये पहलू हो गया। जैसे अब इसमें एक दो लाइन में आप इलेबोरेट कर दो कि वो मानते हैं ईश्वर को। जैसे एक दो सूफी संत का नाम ले दो, बोलो वो अल्लाह को निराकार रूप में आराधना करते हैं। इस्लाम में वैसे भी ईश्वर को निराकार रूप में पूजा जाता है, और सूफी संत भी अल्लाह को निराकार रूप में देखते। दूसरी तरफ निर्गुण संत भी, यानी कबीर और नानक जैसे संतों ने भी ईश्वर को निराकार रूप में देखा, उसका कोई आकार नहीं है। और पॉइंट नंबर 2 में कर दीजिए, पॉइंट 2 में कर दीजिए कि दोनों एक अज्ञात सत्ता के प्रति आत्मा के अज्ञात सत्ता के प्रति आत्मा की जिज्ञासा को मानवीय प्रतीकों में व्यक्त करते। अब मानवीय प्रतीकों में व्यक्त करते में तुम उसको दिखाओ कि वो जैसे
आत्मा परमात्मा के संबंधों को वह प्रियतम प्रियतमा के रूपक में या उन प्रतीकों में बांधते हैं, तो हो जाएगा। तीसरा देखोगे कि दोनों धार्मिक आडंबर से दूर रहते। दोनों में तीसरा वाला बिंदु में थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो कि दोनों धार्मिक आडंबर से, जैसे आप देखोगे सूफी है वो भी धर्म के जो स्थापित जो इस्लाम के ही जो परंपरावादी तत्व हैं उनसे निकटता नहीं, उसे दूरी बना लेते। जो इस्लाम में आप देखोगे कि जो संस्थागत धर्म है उसे अलग दूरी बना के वो अपना एक अलग रास्ता अपनाते। उसी तरह से जो निर्गुण संत है वह जो स्थापित धर्म है मंदिर मूर्ति पूजा उससे अपनी दूरी बनाए रखते। और ये 3 चीज हो गई। और चौथा दे सकते हो कि दोनों जनसामान्य से निकटता रखते। अब 1-2 पंक्ति आपको उदाहरण देना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको हेल्प के लिए कहा कि ये चीजें आप इसको ऐसे करके, अभी जैसे ये हो गया तो इसको 1-1, 2-2 लाइन में दे दोगे, एक पैराग्राफ पूरा हो जाएगा और ये 4 पॉइंट निकल जाएगा। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर लेना और पैराग्राफ चेंज करके अब आप लिखोगे, हाँ, विचारों की यह समानता, हाँ, सामाजिक विचारों की यह समानता सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में विचारों की यह समानता सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्त होती है। जैसे आप यहां पर दिखाओगे कि विचारों की यह समानता है वह सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्त होती है। अब आप एक दिखाइए, सामाजिक समन्वय। अब सामाजिक समन्वय में आपको एक उदाहरण दीजिए, आपको मैंने बताया हुआ है, आप वहां कबीर दास का उदाहरण दीजिए। पहले लिखिए कि निर्गुण संत कबीर दास ने मानव ईश्वर की एकता के माध्यम से मानव की एकता का रास्ता प्रशस्त किया या रास्ता तैयार किया। कबीर यह प्रश्न करते हैं कि जब अल्लाह और ईश्वर एक है तो उनके अनुयायी मुसलमान और हिंदू अलग अलग कैसे हो गए, तो ये बिंदु आ जाएगा। दूसरा बिंदु आप देखिए कि सूफी संतों के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुओं के घरों की कहानी हिंदुओं की भाषा में सुनाई। उदाहरण के लिए मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत का जो नायक है वो एक हिंदू है। और सूफी जो अपने खानकाह में समा लगाते थे, अपने खानकाह में अपने दरगाह पर जो उनके भक्त इकट्ठे होते थे उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों होते थे। दूसरा आप दीजिए धार्मिक सद्भाव। तो धार्मिक सद्भाव में दो कि चूंकि दोनों ईश्वर को निराकार रूप में पूजते हैं इसलिए दोनों आडंबर से दूर हैं। और यही वजह है कि जो सूफी विचार है और संत विचार है दोनों में निकटता है, दोनों में रहस्यवाद निकल कर आता है। मतलब दोनों ईश्वर और आत्मा और ब्रह्म यानी आत्मा और परमात्मा के संबंध को दोनों प्रियतम प्रियतमा के संबंधों में बांधते हैं और यहीं से दोनों में रहस्यवाद निकलता है। तीसरा बिंदु दे दो कि दोनों अपने विचारों को लोक भाषा में व्यक्त करते हैं। ओके, दोनों अपने विचारों को लोक भाषा में व्यक्त करते हैं। ओके, तो मेरे विचार से आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि दोनों अपने विचारों को लोक भाषा में व्यक्त करते हैं। मतलब
अवधी भाषा, पंजाबी भाषा। आप अगर दक्षिण भारत में जाइए तो दक्कनी हिंदवी भाषा है। तो इस तरह से आप कम से कम पंजाबी और अवधी भाषा को भी दे देंगे। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा, बुल्ले शाह पंजाबी भाषा, गुरु नानक पंजाबी भाषा, कबीर हिंदवी भाषा। तो इस तरह से आप इसको अपने ढंग से व्यक्त कर सकते हो। तो अब इसको लिखने के बाद और तब निष्कर्ष में एक पंक्ति लिख दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके विचारों की समानता ने सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में एक प्रकार के समन्वय का सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया या समन्वय का मार्ग तैयार किया। इसी तरह से देखो, एक चीज जैसे प्रीलिम्स में तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते हो, फैक्ट से सॉल्व नहीं करते हो। तो जो मेन एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन की भी एक विशेषता होती है जो मैं आपको बता दूं कि मेन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का आंसर होता है वह आप उस क्वेश्चन के आंसर को आप मान कर चलिए कि दैट इज सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें भी जो क्वेश्चन की निकटता है वह एक तरह का मैनिपुलेशन होता है। तो धीरे धीरे अगर आप मैनिपुलेट करने की आदत सीख जाओगे, मैं चाहता हूं कि अब मेरा चूंकि कल्चर कुछ समय में समाप्त होगा, तो उससे पहले तुम लोग ओके कर देते कि हाँ हम राइटिंग भी अब सीख रहे हैं और इसमें हमें कुछ सफलता मिली है, तो मुझे बड़ी खुशी होती। तो आज मैं इस क्वेश्चन को करता हूं और कल वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है, अच्छा पहले ये बताइए कि इसको आप समझ गए? अंकुर जरा पूछिए मेरे स्टूडेंट से, इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर बताया इनकी समझ में आ गया? क्योंकि कंटेंट तो आप समझ रहे होगे क्योंकि आपने खुद भी प्रीलिम्स में डील किया है ये सारी चीजों को। मुस्कान कह रही है कि कंसेप्ट तो यही यूज किया है बट आप जैसा आंसर नहीं लिख पाते। कोई बात नहीं मुस्कान, तुमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एक कहावत है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर एक बार आपने इस दिशा में प्रयत्न कर दिया है तो आपका प्रयत्न आगे बढ़ता रहेगा। यस सर। ओके है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए बोलता हूं, करने के लिए दूसरा वाला को। अच्छा हाँ, आप ये बताइए कि कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये कौन सा क्वेश्चन ये था कि मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है, टिप्पणी कीजिए 250 शब्द। तो जरा आप मुझे एक आइडिया दीजिए कि इस क्वेश्चन को आपने ट्राई किया था और समझ में आ गया था? कुछ करें यस, कुछ करें नो। अच्छा, तो एक काम करते हैं, जैसे आज मैंने वो क्वेश्चन का मॉडल आंसर कवर कर दिया, तो एक काम करते हैं आज हम इसका मॉडल आंसर हम कल कर देते हैं आपको। कारण क्या है कि अगर हमारा टाइम बीत रहा है और अगर हम इसमें लग गए तो आज हम क्वेश्चन आंसर करते ही रह जाएंगे, तो हमारा कोर्स थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसका आंसर मैं कल कर देता हूं, मेरे ऊपर उधार रहा, इसको मैं कल चुका दूंगा। और एक क्वेश्चन कल के लिए आप लोगों को दे देता हूं, जो आर्किटेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ था उसी से मैं क्वेश्चन डाल देता हूं। क्वेश्चन ध्यान रखिए। हाँ, अकबर एवं शाहजहां के स्थापत्य निर्माण की तुलना करते हुए अकबर एवं शाहजहां के स्थापत्य निर्माण की तुलना करते हुए उनके बीच अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। उनके बीच अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। अब मुझे थोड़ा एक एश्योर करिए, क्या यह क्वेश्चन आप कर लेंगे?
तो ये कल के लिए होमवर्क रहा, और इसमें मैं शब्द संख्या देता हूं 150 शब्द। ये क्वेश्चन कल आप लोग ट्राई करके लाइएगा, और मैं कल आंसर पहले फारसी साहित्य का करवाऊंगा, इसका आंसर परसों करवाऊंगा, है ना। अब चलिए हम लोग चित्रकला पर, कल तो हम लोगों ने स्थापत्य कला देखा था। आप जब, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, आज जब स्थापत्य कला में आपने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो मिस्टर अंकुर ने मुझे बी कहा और मुझे डी सुनाई दिया। सो आई वॉज सो शॉक्ड इनिशियली कि आप प्राय इस तरह की गलती नहीं करते थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं आज ये लोग इस तरह की गलती कैसे कर रहा है, और वास्तव में पता चला कि नहीं, मुझे ही सुनने में दिक्कत हुई थी, शायद आपने वास्तव में बी किया था। तो उसके बाद 5 के 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन रही। वही जो 5 क्वेश्चन, तो उसके आधार पर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी स्थिति कितनी बुलंद हो गई है पहले से। देखिए अब मैं आपको, ये तो फारसी साहित्य का युगबोध है, ये इसको आप इग्नोर कर जाइएगा, हम एक नए सिरे से लिखाएंगे। देखो राइटिंग भी जो होती है वो भी हम कई तरह से कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर युगबोध फारसी साहित्य का दिया हुआ है, बट यू हैव टू इग्नोर इट। मैं आपको फिर थोड़ा सा एक दूसरे पैटर्न से हल्का सा कराऊंगा, आपको खुद ही मैं साथ ही साथ कराऊंगा। देखिए अब मध्यकालीन चित्रकला, सल्तनत कालीन, देखो और थोड़ा पीछे से चलते हैं। देखिए यहां से हम मध्यकालीन चित्रकला, तो वैसे तो देखो हमें सल्तनत कालीन और मुगल कालीन चित्रकला आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमने पहले से ही स्टार्ट कर दिया। पहले से स्टार्ट कर देने से हमारा आशय यह है कि जैसे हमने प्री सल्तनत एरा में ही जो चित्रकला या पेंटिंग्स का विकास हुआ, वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो प्री सल्तनत कालीन एरा में जब हमने चित्रकला को देखना आरंभ किया तो हमें इतनी सी चीजें ध्यान आने लगी, या इतनी चीजें समझ में आने लगी। पहली बात कि जब हम सल्तनत काल के चित्रकला पर नजर डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सल्तनत काल से पहले भारत में एक समृद्ध चित्रकला का इतिहास है। मैंने जो आपको पार्ट 2 पढ़ाया था, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 2 को थोड़ा सा आप उसके पीछे की तरफ चलिए। आपको याद होगा सबसे पहले भारत में मैंने चित्रकला के विषय में बताया था भीमबेटका पेंटिंग्स, यानी मध्यपाषाण काल में। उसके आगे मैंने आपको बताया था कि चित्रकला का विकास अजंता चित्रकला के रूप में हुआ, याद है। और अजंता, मैंने आपको बताया कि अजंता किसी एक काल की उपलब्धि नहीं है, अजंता लगभग 700 वर्षों की इतिहास की उपलब्धि है। और यह शुरू हुआ है मौर्योत्तर काल से, आंध्र सातवाहन यानी सातवाहन वंश का पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद आगे सातवाहन के बाद गुप्त, चालुक्य, राष्ट्रकूट, उत्तरवर्ती चालुक्य, सभी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो अजंता का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है इसके चित्रकला के विकास का। कुल 30 गुफाएं बनी, और जो अजंता के चित्र थे उसको आपको ध्यान होगा, उसको कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग या स्तंभ चित्रकारी। उस समय भारतीय परंपरा में एक ही तरह की चित्रकारी होती थी, या तो आप चट्टान पर चित्र बनाइए, या दीवार पर चित्र बनाइए, या गुफा की दीवार पर चित्र बनाइए। तो उसके लिए टर्म आता है मूरल पेंटिंग या फ्रेस्को पेंटिंग। यह जो मूरल पेंटिंग या फ्रेस्को पेंटिंग है, ये 10वीं सदी तक अपने चरम पर पहुंच गई, क्योंकि अजंता के बाद आपको और जगह देखने को मिलेगा, बादामी, सीताना भसाल, ये सब जगह सीताना भसाल पल्लवों के अधीन था। और वहां से जो चित्रकला की परंपरा है वो आगे बढ़ती हुई आई, और फिर वह चित्रकला आपको 10वीं सदी में एलोरा में देखने को मिला।
तो मैंने पीछे आपको पार्ट 2 में बताया है, वो आपको आपके पास मैटर भी है। ये मैटर को पीडीएफ का जो मैटर है उसका प्रिंट निकाल कर, आपके पास तो पीडीएफ भी होगा, उसको एक तरह से बाइंडिंग कर लेना। देखो, आप चाहे कितनी भी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लो, लेकिन आपके पूरे अध्ययन का प्राण तत्व मेरा ये पीडीएफ होगा। क्योंकि जो मेरा पीडीएफ है, अगर उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई डिफीट नहीं कर सकता। और चाहे आप इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ ले, इतनी चीजों को एक जगह पर मतलब चेंजेज को याद रखना मुश्किल हो जाए। इसलिए जो मोटी पुस्तक जिनके घर में आप भी देखते हैं ना, वो मोटी पुस्तक घर की ही शोभा बढ़ाती है। आप अगर किसी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट से आप जब डिस्कस करोगे आज की तारीख में, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। हम आपको इस बात के लिए इनवाइट करते हैं कि आपको अगर कोई हिस्ट्री के जानकार मिले तो उनके साथ आप डिस्कस करिए, आप एक फर्क पाइएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। जैसे बाकी होंगे तो वो किसी काल विशेष के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जब उनसे आप कहेंगे पूरी कनेक्टिविटी बनाकर डिस्कस करने के लिए, या आप उनको कहेंगे एक काल से दूसरे काल, तो को पता चलेगा इनका एक काल तो ज्ञात है, दूसरे काल के बारे में ढंग से जानकारी नहीं। और यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है सोशल साइंस की। सोशल साइंस हमेशा समग्रता में आप मजबूत होंगे। आप अगर चाहेंगे हम एक टॉपिक विशेष पर कमांड करके अच्छा कर ले, संभव ही नहीं। हालांकि ऐसा तो सारे विषयों में, विशेषकर सोशल साइंस में। तो मैंने आपको बताया कि अब एलोरा का जब चित्रकला, तो एलोरा की स्तंभ चित्रकारी। अच्छा, एक आपकी मेमोरी से मैं पूछता हूं, एक क्वेश्चन मेरा पीटी का सॉल्व करिए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। मेरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक ये है कि एलोरा की गुफा चित्र, एलोरा के गुफा चित्र निम्नलिखित में किस धार्मिक पंथ से संबंधित हैं? हाँ, ब्राह्मण पंथ, बौद्ध पंथ, जैन पंथ। ब्राह्मण पंथ, बौद्ध पंथ और जैन पंथ। ओके, ये तीन है। और चॉइस ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, और डी एक, दो और तीन। अब जरा सा इसको सॉल्व करिए तो, कि एलोरा का द फ्रेस्को पेंटिंग ऑफ ओल्ड एलोरा वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स? पॉइंट 1 ब्राह्मीण, 2 बुद्धिस्ट सेक्ट, 3rd जैना सेक्ट, ए ओनली वन केवल एक, हाँ केवल एक हो तो गया, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, और डी एक, दो और तीन। बी फास्ट। मिक्स है बी और डी। बी और डी। अगर बी और डी आ रहे हैं ना, आंसर इसका डी है। ज्यादा कौन आया है? डी आया है। अच्छा मैं स्टूडेंट्स, अब मैं एक टर्म बदल देता हूं, एलोरा की जगह इसको कर देता हूं अजंता। अजंता कर देता हूं। आंसर सेम रहेगा या आंसर बदल जाएगा? अब एलोरा की जगह हमने अजंता कर दिया, अब बताओ आंसर सेम रहा या आंसर बदल गया? अब डी आ रहा है बॉम्बे।
राइट, तुम लोग काफी इंटेलिजेंट हो चुके हो, पकड़ में नहीं आ रहे हो, निकल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर एक चॉइस दे दें कि एलोरा किस प्रांत में स्थित है? चॉइस ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक एंड डी तमिलनाडु। बोलिए। बी आ रहा है, बॉम्बे, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यस, गुड। अगर यहीं पर मैं एलोरा का नाम बदल के अजंता कर दूं तब क्या आएगा? अजंता। ए, मध्य प्रदेश। अजंता मध्य प्रदेश में कह रहे हो? अजंता को मध्य प्रदेश में कहोगे? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, अजंता तो फिर वही है। एलोरा और अजंता दोनों में 50 किलोमीटर की दूरी है। बी आ रहा है, क्या? महाराष्ट्र। हाँ। और अगर हम आपसे पूछे बादामी किस प्रांत में स्थित है? बादामी। सी, कर्नाटक। यस, गुड। अब देखो ये सब छोटी छोटी चीज है, लेकिन आप जब प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जाओगे, खास के स्टेट सर्विसेज में, तुम तो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट सर्विसेज में भी जाते हुए, कहा भी जाता है कि शेर के शिकार से लौटा हुआ शिकारी रास्ते में हिरन को भी नहीं छोड़ता है। तो जब आप यूपीएससी के रिटर्निंग जर्नी में आप स्टेट सर्विसेज भी देते रहोगे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन, जैसे बीपीएससी में जाओगे, कहीं जाओगे, तो अब देखोगे वहां एक क्वेश्चन है कि भाई बादामी कहां स्थित है। अब पता चलो कि आधे से अधिक बच्चों ने गलत कर दिया, बादामी में कोई महाराष्ट्र लगा रहा कोई। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है, ये छोटी चीज बहुत मायने रखता है। अब चलिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे ढंग से आप तैयारी कर रहे हो। अब देखिए, हम आपको बता रहे थे कि जैसे हम जहां चर्चा कर रहे थे तो उसी चर्चा पर आते हैं। तो एलोरा का जो चित्रकला है वो लगभग स्तंभ चित्रकारी है, वो लगभग 10वीं सदी तक की चित्रकारी चली है। फिर क्या हुआ कि एलोरा का पतन हो गया। और एक तरह से एक धारणा यह है कि एलोरा, तो आप लोग मैटर पढ़ लेना, मैटर तो शायद आज पढ़ने का मौका ना मिला हो, चूंकि 12 बजे जाता है और आप लोग बहुत व्यस्त लोग हैं, मैं जानता हूं, तो आज आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिला होगा। लेकिन हाँ, आप इसको फिर अपनी सुविधा से पढ़ लेना। तो जब आप देखोगे तो देखोगे कि एलोरा में स्तंभ चित्रकारी का उदाहरण आपको मिलता है। लेकिन एलोरा के स्तंभ चित्रकारी के बाद आफ्टर फ्रेस्को पेंटिंग ऑफ एलोरा, स्तंभ चित्रकारी का पतन हो गया। और स्तंभ चित्रकारी का पतन होने के बाद फिर आपको एक नए प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है, और वह चित्र है लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी, मैंने आपको बताया, चित्रकला समाप्त नहीं हुआ, अब स्तंभ चित्रकारी से लघु चित्रकारी की तरफ बात मुड़ गई। उसके लिए देयर इज द टर्म मिनिएचर पेंटिंग, जो मैंने आपको बताया कि ताल पत्र पर वो चित्र बनते थे। तो शुरू में ताल पत्र पर बनता था, मैं आपको बता चुका हूं। इस तरह के चित्र जैनियों ने बनाए। तो ताल पत्र में गुजरात और राजस्थान में इस प्रकार के चित्र बने, पूरब में बंगाल में और नेपाल में इस तरह के ताल पत्र पर चित्र बने। फिर मैंने आपको बताया कुछ चित्र कपड़ों पर बना, जो आपको नेपाल, लद्दाख आदि क्षेत्र में उसको चित्रपट बोलते हैं, मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूं। फिर क्या हुआ कि 13वीं सदी से हिंदुस्तान में कागज का प्रचलन शुरू हो गया, पेपर, सबसे पहले बलबन के समय। तो क्या हुआ कि जब पेपर का प्रचलन शुरू हो गया तो गुजरात में सबसे पहले पेपर का प्रचलन हुआ था। तो चित्रकला की गुजराती शैली जो विकसित हुई, जिसमें प्रकृति के चित्रण पर, बादल पर, वर्षा, पृथ्वी, इस सब के चित्रण पर गुजरात चित्रकला में विशेष बल दिया गया। और उसी से चित्रकला की एक नई शैली विकसित हुई, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसी से चित्रकला की एक नई शैली विकसित हुई, और इसको कहते हैं चौर पंचसिका शैली। जैसे चौर पंचसिका शैली में क्या होती थी कि जैसे अब देखो एक चित्र है एल्बम की तरह, और उसी की कथा यहां लिखी हुई है।
वो लिटरेचर में भी लिखी हुई है और चित्र में भी लिखी हुई है। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे पुस्तक होती थी, तो पुस्तक पहले लिखित लिखे जाते थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो लिखित पुस्तक है उस लिखित पुस्तक से बातें फिर धीरे धीरे अलग होने लगी, बदलने लगी, और लिखित पुस्तक की जगह तुम देखोगे कि चित्र के माध्यम से वो पुस्तक का वर्णन किया जाने लगा। तो शुरू शुरू में वैसा नहीं हुआ। जैसे एल्बम देखते हो, या बचपन में आपने कॉमिक्स की बुक पढ़ी होगी, कॉमिक्स की बुक जिसमें कोई कहानी है, तो आप बचपन में तो बच्चों को इंप्रेस करने के लिए, चूंकि वो पढ़ नहीं सकते या पढ़ने में उनको मजा नहीं आता, तो छोटे क्लास में हो गए तो जो पेरेंट्स है वो कॉमिक्स की बुक ला कर देते हैं जिसमें चित्र बने होते हैं, और चित्रों के माध्यम से आप जानते हो। तो ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये स्टेटमेंट इनका जो लिखित है, दैट वाज अ रिटन फॉर्म, वो रिटन फॉर्म कहीं चित्र बना हुआ, तो चौर पंचशिका में दोनों को मेंटेन किया गया। आगे आपको मिलेगा कि इसी से एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ जिसका नाम है पोथी शैली। पोथी शैली का मतलब हुआ कि जैसे अलग अलग जो चित्र बने उनको टैग करके एक बड़ा सा एक बंडल बनाया जाने लगा, दैट वाज कॉल्ड पोथी शैली। और यही पोथी शैली है, यही चौर पंचशिका से पोथी शैली, मतलब उनको एक तरह से बंडल बनाया जाने लगा। और आगे मुगल चित्रकला को, जैसे मुगल चित्रकला में कई अलग तरह की पेंटिंग्स होगी, उसमें मुगल चित्रकला में एक पेंटिंग्स होगी, उस पेंटिंग्स को हम बोलेंगे, उसको कहते हैं जो मुगल चित्रकला की पेंटिंग्स है, उस पेंटिंग्स का एक स्पेसिफिक नाम है, और वो है मिनिएचर पेंटिंग या लघु चित्रकारी। उस पर पोथी शैली का प्रभाव होगा। तो ये इस तरह से मुगल से पहले पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। अब देखो, एक आम धारणा पहले यह थी, एक आम धारणा थी कि जब हिंदुस्तान में एलोरा चित्रकला के पतन के बाद चित्रकला का अवसान हो गया और फिर मुगल चित्रकला में ही चित्रकला प्रकट होकर आई, लेकिन यह बात गलत है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जब एलोरा चित्रकला में, जब एलोरा का पतन हुआ, तो एलोरा के पतन के बाद, मतलब पहले एलोरा चित्रकला हुई, तो जब एलोरा चित्रकला में एलोरा का पतन हुआ, तो एलोरा के पतन के बाद चित्रकला समाप्त नहीं हुई, बल्कि लघु चित्रकारी की शुरुआत हुई। और अब जो नए शोध पिछले 25 वर्षों में आए हैं, वह यह कहता है कि सल्तनत काल में भी चित्रकला का साक्ष्य मिलता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में जो चित्रकारी है उसको वर्जित माना गया था। इस्लाम में चित्रकारी इसलिए वर्जित माना गया था क्योंकि इस्लाम में वैसे आप चित्रकारी कर सकते हो, आप फूल पत्तियां बना सकते हो, कमल बना सकते हो, आप अरबी लिपि को उत्कीर्ण करके सजा सकते हो, लेकिन आप जीवित प्राणी का चित्र नहीं बना सकते थे। जीवित प्राणी का चित्र बनाने का मतलब, एक सामान्य सी धारणा यह थी कि अगर आप जीवित प्राणी का चित्र बनाते हो तो यह अल्लाह के काम में दखल अंदाजी करते हो। आखिर जीवित प्राणी मानव है, पशु पक्षी है, उसका चित्र बनाना तो अल्लाह का काम है, आप कैसे वो चित्र बना सकते हो? ये एक आम धारणा थी। जैसे आप अगर वैसा करते हो तो अल्लाह की नकल उतारने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अकबर ने इस धारणा को चुनौती दी थी और अकबर ने इस विषय में एक बड़ा ही वैकल्पिक धारणा दी थी, बड़ी वैकल्पिक धारणा। अकबर ने कहा था कि आई बिलीव कि पेंटिंग्स इज द बेस्ट मीन्स फॉर रियलाइजिंग गॉड। मैं ऐसा मानता हूं कि चित्रकला ईश्वर को पहचानने की अद्भुत क्षमता एक चित्रकार में होती है, और चित्रकला ईश्वर को पहचानने का एक बेहतरीन माध्यम है। क्योंकि जब एक कलाकार किसी मानव या पशु का चित्र बनाता है, उसका हाथ बनाता है, उसका पांव बनाता है, उसका शरीर का अलग अलग अंग बनाता है, तो पहली बार उसको अपनी सीमा का एहसास होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन इसमें प्राण नहीं डाल सकता। और वहीं पर उसे अल्लाह की याद आ जाती है कि अरे, प्राण डालने का काम, यानी जो प्राण है, जो लाइफ है, वो तो अल्लाह ही डाल सकते हैं, और वो अल्लाह के सामने झुकने को मजबूर होता है। तो इस तरह से उसे कम से, मैं मतलब अकबर का कहना है कि ये गलत है कि ये मतलब धर्म के खिलाफ है, बल्कि ये तो अल्लाह को रियलाइज करने का बड़ा ही सरल माध्यम है, ये अकबर ने कहा था। खैर, एनीवे माय पॉइंट इज कि ये आप सल्तनत काल में आते हो,
तो उसके कुछ एक सल्तनत काल में आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं चित्रकला के। आई हैव टू कोट द एग्जाम्पल, उसमें एक आपको आई हैव टू कोट द एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहले देखो, अब हमें चित्रकारी का विजिबल साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन जैसे अब इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश का इतिहासकार का नाम है, जो मैंने आपको बताया था जब फारसी साहित्य पढ़ाया था, मिन्हाजुस सिराज। अब नाम तो याद नहीं होगा आपको, तबकाते नासिरी। तो मैंने इल्तुतमिश के बारे में एक बात आपको बताई है कि इल्तुतमिश ने अल्लाह से शासन करने की खिल्लत प्राप्त की थी, और इल्तुतमिश ने खलीफा से बगदाद के खलीफा से शासन करने की खिल्लत प्राप्त की थी, सुल्तान के रूप में, मतलब शासन करने का सनद प्राप्त किया था, यानी प्रपत्र, या उसको कहते हो इन्वेस्टिचर। तो जब खलीफा के प्रतिनिधि दिल्ली में उसके दरबार में आए थे, तो वह खलीफा के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए मिन्हाजुस सिराज लिखता है, उसने एक ऐसा प्रवेश द्वार बनवाया था जिसमें अनेक प्रकार के चित्र बने हुए थे। तो मिन्हाजुस सिराज जो तबकाते नासिरी का लेखक है, और जो इल्तुतमिश का समकालीन भी है, तो गलत क्यों बोलेगा? इसका मतलब है कि उसमें चित्रकारी होती थी, नंबर 1। नंबर 2 कि एक हिस्टोरियन है, अमीर खुसरो ने ही लिखा है कि मुबारक शाह खिलजी, जो मुबारक शाह खिलजी है, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, आपको याद होगा। तो मुबारक शाह खिलजी ने एक जलसा किया था, एक किसी समारोह का आयोजन किया था, जिसमें अनेक उसने रंग बिरंग टेंट बनाए थे, और टेंट जिसमें जो क्या कहते हो तंबू, और उन तंबू में चित्रकारी की हुई थी। तो वो भी चित्रकला के साक्ष्य की ओर इशारा करता है। और सबसे बढ़कर शमसी सिराज अफीफ है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है अफीफ। मैंने आपको बताया हुआ फारसी साहित्य में, अब तो याद नहीं होगा, आपके मैटर में है कि तारीखे फिरोज शाही 2 लिखी गई थी, एक बर्नी ने लिखी थी और दूसरी तारीखे फिरोज शाही लिखी थी शमसी सिराज अफीफ ने। तो अफीफ ने लिखा है कि बहुत से चित्र उस समय थे, और फिरोज शाह तुगलक एक समर्पित मुसलमान था, एक रूढ़िवादी मुसलमान, या इस्लाम के नियमों के पालन करवाने के खातिर जो फिरोज शाह तुगलक है, उसने उस पेंटिंग्स को नष्ट करवाए। तो इसका मतलब है पेंटिंग्स थी, लेकिन चलिए पेंटिंग्स रही होगी, लेकिन बहुत कम उदाहरण है। मतलब कुल मिलाकर सल्तनत काल में भी पेंटिंग्स नदारत नहीं है, अनुपस्थित नहीं है, वहां भी पेंटिंग्स मौजूद है, जिसका साहित्यिक साक्ष्य में मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य। हाँ, दूसरा बात है, कुरान पर चित्रकारी की जाती थी, और उसमें अरबी लिपि से, और एक होता था, कहलाता था सुलेखन। सुलेखन कहते हैं कॉलीग्राफी को, जैसे सुंदर लिखावट में, पुस्तकों पर सुंदर लिखावट में उसको लिखा जाता था चित्र की तरह, तो उसको कहते हैं लघु चित्रकारी, या उसको कॉलीग्राफी भी बोलते हैं। कॉलीग्राफी का मतलब हुआ सुलेखन, उसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखियो, लेकिन मुख्य रूप से जिसको चित्रकला कहोगे, उसका विकास आपको मुगल काल में देखने को मिलेगा। ये चौर पंचशिका है, मुगल कालीन चित्रकला। अब यहां पर मैंने आपको दिया है, मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है, आप लोगों को केवल एक रीडिंग करने की आवश्यकता है। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से रीडिंग करते हुए इसको पढ़ लोगे। जैसे मुगल चित्रकला की बात होगी, तो मुगल चित्रकला में आपको 3 तरह के चित्र मिलेंगे, 3 तरह का चित्रकला मिलेगी। एक मिलेगी स्तंभ चित्रकारी। स्तंभ चित्रकारी कहते हैं कि इसके लिए एक टर्म आता है फ्रेस्को पेंटिंग, अंग्रेजी में इसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं, इसको मूरल पेंटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। जैसे दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, आपको दीवार पर चित्र के उदाहरण मिलेंगे। मुगल जो स्थापत्य बनता था, जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण करवाया था, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की दीवारों पर अनेक आकर्षक चित्र बनवाए थे। तो अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सीकरी पर दीवारों पर चित्र बनवाए गए, वो अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है।
तो आपको यह फ्रेस्को पेंटिंग या स्तंभ चित्रकारी के उदाहरण मिलते हैं। दूसरा मिलता है छवि चित्रकारी। नहीं, इसको तीसरा करते हैं। दूसरा मिलता है लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी, इसका एक दूसरा नाम भी आप दे सकते हो पांडुलिपि चित्रकारी अथवा पांडुलिपि चित्रकारी। इसके लिए एक टर्म आता है मिनिएचर पेंटिंग। इसके लिए टर्म आता है मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग। और तीसरी तरह की जो पेंटिंग्स है उसको कहते हैं छवि चित्रकारी। तो छवि चित्रकारी को कहते हैं पोर्ट्रेचर पेंटिंग। पोर्ट्रेचर पेंटिंग, पोर्ट्रेचर पेंटिंग। तो जैसे अब देखो, अब स्थापत्य के दीवारों पर चित्र बने स्तंभ चित्रकारी, लेकिन मुगलों ने सबसे अधिक सपोर्ट किया था लघु चित्रकारी या पांडुलिपि चित्रकारी को। ये चित्रकारी बड़ी अजीब होती थी, एल्बम की तरह चित्र बनाते थे। एल्बम, जैसे आप एल्बम में देखते होंगे पुराने, अब तो एल्बम ही इलेक्ट्रॉनिक्स एल्बम हो गए, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एल्बम के युग में हो, हम लोग फिजिकल एल्बम के युग में। अभी भी शादी वगैरह में आपको देखता होगा फिजिकल फॉर्म में एल्बम दिखता होगा, जैसे एक एक उसके फॉलिएज को आप हटाते जाओगे और एक एक चित्र आता जाएगा। एक तरह मैरिज वगैरह का एल्बम लोग बनवाते हैं, तो उसी तरह का एल्बम में ही पूरी कहानी है। जैसे रामायण की कथा है, महाभारत की कथा है, नल दमयंती की कथा है, लीलावती की कथा है, पंचतंत्र की कथा है, वो चित्रों में आपको दिखाया जाए। जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं, जैसे देखिए, ये देखिए, ये देखिए एल्बम, इस तरह के चित्र, ये चित्र, ये पूरी कहानी ही होगी इसमें, एक के बाद दूसरा। हमजानामा, हमजानामा एक कथा है, आप चित्र में ही उसकी आपकी पूरी कहानी देखोगे। ऐसे देखो, ये आपको हमजानामा की कथा है, ये चित्र में ही पूरी कहानी। जैसे आप चित्र को उलटते जाओ, पूरी कहानी देखते जाओ। आईने अकबरी, अब आईने अकबरी टेक्स्ट है, उसकी कहानी जो है इसी तरह से चित्र में बना हुआ है। खामसा, ये देखो रामायण की कथा है। अकबर ने पहले रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया, और फारसी में अनुवाद किया था बदाऊनी ने, और फिर उसका चित्र कथा के चित्र है। देखिए, ये कथा है, ये शायद बाली बध का चित्र है। शाहनामा, फिरदौसी का शाहनामा है, वो चित्र में बनाया गया। तो ये बहुत बेहतरीन किस्म के चित्र मुगल काल में बने। अब देखो, सबसे पहले तो अब आ जाओ पॉइंट पर। तो मैंने आपको बताया कि देखिए, सबसे पहले आई लघु चित्रकारी। तो लघु चित्र, स्तंभ चित्रकारी भी चलती थी। अब बाबर है, तो बाबर की चर्चा ही छोड़ो, बाबर के पास तो वक्त नहीं था और बहुत संघर्षशील लाइफ था। हुमायूं की चित्रकारी में रुचि थी, और हुमायूं चित्रकला को प्रोत्साहन भी देना चाहता था, परंतु उसका लाइफ भी तो बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा, आपको पता है। तो बहुत समय तक तो यहाँ से वो ईरान गया, लेकिन ईरानी चित्रकला का प्रभाव, ईरानी संपर्क में हुमायूं आता है। और जब वो हुमायूं जब ईरान में ही है, तो आप वहां पर देखोगे कि वो जब ईरान के शाह के दरबार से, शाह तहमास प्रथम के दरबार से, अब तो कहानी शायद आपको याद होगी या नहीं होगी, शाह तहमास प्रथम के दरबार से जब वो वापस आने लगा, तो अपने साथ दो प्रसिद्ध चित्रकार को लेकर आया था। एक का नाम था मीर सैयद अली, और दूसरा का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद। देखो, मैंने कुछ चित्रकारों का नाम लिखा भी हुआ है।
ख्वाजा अब्दुल समद। तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद ये दो ऐसे चित्रकार थे जिसको अपने साथ वह मुगल दरबार में लेकर आया और उनसे उसने चित्र बनवाए थे जिसमें उसने खानदान तैमूरिया की चित्रकारी, खानदान तैमूरिया एक कथा थी, जैसे पूरे खानदान के तैमूर के खानदान की कहानी थी, उसकी चित्रकारी उसने करवाई थी खानदान तैमूरिया की। फिर आगे देखते हो कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार में भी कंटिन्यू किया, वो अकबर के दरबार में भी कंटिन्यू करता है और उसको अकबर ने उनको सीरीन ए कलम, इसको एक उपाधि दी थी, वो उपाधि का नाम था सीरीन ए कलम, सीरीन ए कलम की उपाधि दी थी, इतनी बड़ी उपाधि इसको दी। और फिर शायद अकबर के दरबार में हमजानामा नामक कृति के चित्रकारी उसने की। फिर अकबर ने चित्रकला को एक विशेष दिशा दी, क्योंकि अकबर की चित्रकला की विशेषता है कि अकबर से पहले चित्रकला पर मुख्य रूप से ईरानी प्रभाव था, मैंने मैटर में दे रखा है। लेकिन अकबर आया तो अकबर ने चित्रकला का भारतीयकरण करने में बहुत भूमिका निभाई, उस पर भारतीय प्रभाव, जैसे राजपूत शैली भारत में प्रचलित थी तो राजपूत शैली का प्रभाव आपको अकबर के काल में देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं अंतर क्या है। जैसे होता क्या था, जो ईरानी शैली थी तो ईरानी शैली में जो चित्रकथा होती थी, चित्रकारी होती थी, उसमें जो कथा चुनी जाती थी वो अधिकतर युद्ध के चित्र होते थे, शिकार के चित्र होते थे और दरबार के चित्र होते थे। और भारतीय चित्रकला में धार्मिक चित्र ज्यादा प्रधान था। तो अकबर के चित्रकला में देखोगे कि शिकार, दरबार और युद्ध के चित्र भी हैं, लेकिन धार्मिक चित्र भी बड़ी संख्या में बनाए गए, जो भारतीय चित्रकला का प्रभाव है। दूसरी बात है कि जो ईरानी चित्रकला है उसमें चौड़े ब्रुश का प्रयोग होता था, जैसे ब्रुश जिसे आप चित्रकारी करते हो वो चौड़े होता था, यानी फ्लैट होता था, और भारतीय चित्रकला में गोल ब्रुश का प्रयोग करते थे। ये टेक्निकल पहलू है उसका। तो अकबर के काल में गोल ब्रुश का प्रयोग बढ़ गया था। तीसरी बात यह है कि जो भारतीय चित्रकला है उसमें ब्लू कलर और रेड कलर का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अकबर के चित्रकला में आपको नीला रंग और लाल रंग का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, वो भारतीय चित्रकला का प्रभाव है। तो एक तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण पहलू दिखेगा। दूसरी बात है कि जैसा अबुल फजल, अकबर का दरबारी लेखक, लिखता है कि अकबर के तस्वीर खाने में 17 चित्रकार थे, जिसमें सबसे अग्रणी चित्रकार था दसवंत। अब देखोगे उसमें अधिकांश चित्रकार हिंदू हैं, उसमें सबसे अग्रणी चित्रकार है जिसका नाम है दसवंत। और दसवंत एक कहार का बेटा है, बाद में विक्षिप्त हो गया था, वो मतलब पागल हो गया था। तो उसने, अब देखो वहां पर जो अकबर के दरबार में जो चित्रकार हैं वह वेतन प्राप्त कर्मचारी हैं, वे तरह तरह के चित्र बनाते हैं। मतलब अकबर के दरबार में जो चित्रकार आपको दिखेगा वो कई चित्रकार मिलकर भी चित्र बनाते थे, और अलग अलग चित्रकार एक ही चित्र के अलग अलग भाग को बनाते थे। माने एक ही चित्रकार, मतलब अलग अलग चित्रकार एक ही चित्र के अलग अलग भाग को बनाते थे। कोई पैर बनाता, कोई हाथ बनाता, कोई मुख बनाता। और अकबर के काल में एक और आपको चित्रकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखेगा, छवि चित्रकारी का महत्व बढ़ने लगा। और ये छवि चित्रकारी का प्रभाव बढ़ाने में किसका योगदान है? पुर्तगीजों का प्रभाव है। क्योंकि यूरोप में आपने पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री में एक पुनर्जागरण हुआ, तो यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद व्यक्ति का महत्व बढ़ गया। यू विल फाइंड दैट कि आफ्टर यूरोपियन रेनेसांस देयर वाज द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। धीरे धीरे यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद व्यक्ति का महत्व बढ़ गया, और जैसे ही व्यक्ति का महत्व बढ़ा तो अब छवि चित्रकारी प्रमुख हो गई। जो पोर्ट्रेचर पेंटिंग है दैट बिकेम मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि पोर्ट्रेचर में एक व्यक्ति का चित्र है, इतना पहले व्यक्ति को महत्व नहीं मिलता था कि उसकी छवि बने, लेकिन अब छवि चित्रकारी शुरू हो गई। और फिर अकबर के दरबार में आपको एक और भी चीज मिलेगी, पोर्ट्रेचर पेंटिंग या छवि चित्रकारी तो शुरू हुआ, और पुर्तगीजों के प्रभाव से एक नई तकनीकी शुरू हुई। जानते हैं उस तकनीकी को कहते हैं, उसको बोलते हैं टेक्निक ऑफ फॉरशॉर्टेनिंग। टेक्निक ऑफ फॉरशॉर्टेनिंग।
अब ये टेक्निक ऑफ फॉर शॉर्टेनिंग क्या होती थी? जो दूर की चीज है उसको छोटा करके दिखाइए और जो नजदीक की चीज है उसको बड़ा करके दिखाइए। तो दूर की चीज को छोटा करके और नजदीक की चीज को आप बड़ा करके दिखाएंगे तो उसी को कहते थे टेक्निक ऑफ फॉर शॉर्टेनिंग। दैट इज कॉल्ड द टेक्निक ऑफ फॉर शॉर्टेनिंग। नजदीक की चीज को छोटा करके और दूर की चीज को बड़ा करके दिखाने का। दूर की चीज को छोटा करके और नजदीक की चीज को बड़ा करके दिखाने का। जैसे आप कहीं कहीं किसी दीवार पर एक चित्र देखते हो, इमेजिन करो, तो आप देखते हो कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है और कुत्ता यहां और बिल्ली बहुत दूर भागी जा रही है। अब एक ही दीवार पर यह इफेक्ट कैसे आएगा? ये इफेक्ट एक ही दीवार पर एक ही सतह पर लाने के लिए खास टेक्निक का प्रयोग होता था। तो ये अकबर के काल के चित्रकला की उपलब्धि है। अब आते हो जहांगीर। जहांगीर के बारे में कहा जाता था कि जहांगीर चित्रकला में उसकी बहुत अभिरुचि थी। जैसे अकबर की अभिरुचि स्थापत्य कला में भी थी, चित्रकला में भी थी, संगीत कला में भी थी। जहांगीर की भी अभिरुचि संगीत कला में थी, लेकिन जहांगीर की सबसे अधिक अभिरुचि थी तो चित्रकला में थी। मतलब जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर चित्रकला का इतना बड़ा पारखी था कि जहांगीर क्लेम करता था कि अगर कोई चित्रकार चित्र बनाता है और अलग अलग चित्रकार अगर एक ही चित्र को बनाए तो उन चित्रों को देखकर मैं पहचान सकता हूं कि इस चित्र का कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन से, कि एक चित्र को देखकर अगर वो पहचान जाता हो कि इस चित्र का कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है, इट वॉज रियली सरप्राइजिंग कि हाउ वॉज इट पॉसिबल। नंबर 1। नंबर 2, जहांगीर के दरबार में चित्रकला में एक टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। लघु चित्रकारी का महत्व कम हो गया, यानी पांडुलिपि चित्रकारी जिसको आप मिनिएचर पेंटिंग कहते हो, मिनिएचर पेंटिंग का महत्व कम हो गया और छवि चित्रकारी का महत्व बढ़ गया। बल्कि इतना तक कि आपको जहांगीर के दरबार में एक बात ज्ञात होगी कि जहांगीर के कोर्ट में एकमात्र लघु चित्रकारी का उदाहरण है तुजु के जहांगीरी। मतलब पांडुलिपि चित्रकारी का आपको जहांगीर के काल में द सिंगल वन एग्जाम्पल इज तुजु के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है। नहीं तो बाकी छवि चित्रकारी ही बनी है, कोई लघु चित्रकारी नहीं बनी है। तीसरी बात यह है कि जहांगीर के काल में प्रकृति, पशु और पक्षी के चित्रण पर विशेष बल दिया जाने लगा। प्रकृति, पशु एवं पक्षी। और इसमें जो सिद्धहस्त चित्रकार है वो था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर के बारे में कहते हैं कि प्रकृति और पशु पक्षी के चित्रण में वो बहुत निपुण था, बहुत एक्सपर्ट था। एक दूसरा चित्रकार भी बहुत एक्सपर्ट था, उसका नाम था अबुल हसन। तो उस्ताद मंसूर को उसने नादिर उल उस्र की उपाधि दी थी, नादिर उल उस्र। और अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी, नादिर उज जमा। और देखो जहांगीर को चित्रकला में कितनी रुचि थी। उस समय ईरान का एक शासक था शाह अब्बास प्रथम, जो शाह तहमास प्रथम का उत्तराधिकारी था। हालांकि बाद में जहांगीर का उससे डिफरेंस हो गया कंधार को लेकर। शुरू में बड़ी दोस्ती थी दोनों के बीच। तो जहांगीर ने, कभी प्रीलिम्स में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि जहांगीर ईरान के दरबार में जो ईरान का शाह और उसके अमीरों का चित्र उतारने के लिए ईरान के शाह और उस ईरान के शाह के साथ ईरान के बाकी अमीरों का चित्र उतारने के लिए उसने किस चित्रकार को भेजा था, तो जहांगीर ने जो चित्रकार को भेजा था उसका नाम था बीशन दास। जहांगीर ने
ईरान के दरबार में ईरान के शाह और उसके अमीरों का चित्र उतारने के लिए जिस चित्रकार को भेजा था उस चित्रकार का नाम था बिशन दास। तो इस तरह से देखते हो। दूसरी बात है कि जहांगीर के काल में चित्रकला पर यूरोपीय कला का प्रभाव बढ़ा। यूरोपीय कला, जैसे उसमें मरियम और यीशु का चित्र, मरियम मतलब कहते हैं जैसे आप जानते ही हो मरियम ईशा मसीह की माता, और यीशु मतलब ईशा मसीह, मरियम और यीशु का चित्र। पंख वाले देवदूत का चित्र, क्योंकि बाइबल की कहानी में पंख वाले देवदूत की कथा भी है, तो पंख वाले देवदूत का चित्र, गरजते बादल का चित्र, चमकती बिजली का चित्र। तो ये सब चित्र यूरोपीय प्रभाव से आया, और ये जहांगीर के काल में यूरोपीय प्रभाव चित्रकारी पर बढ़ा। जहांगीर तक ही चित्रकारी थी। शाहजहां ने भी चित्रकला में, जहांगीर में एक और फीचर है जो शाहजहां के समय चलेगा, नहीं तो राजत्व के दैवीकरण का भी चित्र है। राजत्व के दैवीकरण से मतलब ये हुआ, छवि चित्रकारी में ही छवि चित्रकारी जो बनी, तो राजत्व के दैवीकरण का मतलब ये हुआ कि अब राजा का पीछे आभा मंडल समझते हो ना, निम्न, मतलब वो आभा मंडल बनाया जाने लगा पीछे, निम्फ बोलते हैं। उस आभा मंडल की चित्रकारी अब शुरू हुई, और आभा मंडल जैसे अब छवि चित्रकारी जो बनती थी जहांगीर के टाइम में, तो देखिए कैसे होता था। तो जैसे जैसे देखिए अब ये है, तो आभा मंडल जैसे बनता था, तो जैसे मान लो चित्र है, ओके, तो चित्रकारी की एक विशेषता जो जहांगीर के समय विकसित हुई, छवि चित्रकारी। जैसे मान लो ये छवि है, किसी व्यक्ति का, राजा का चित्र बना ये से, और जैसे ये हुआ चित्र, ये चित्र बना, तो इसमें एक नई टेक्निक शुरू हुई, इसको कहते हैं डेकोरेटेड मार्जिन्स। डेकोरेटेड मार्जिन्स का मतलब हुआ कि उसके कॉर्नर को फूल पत्ती से, उसके कॉर्नर को ऐसे डेकोरेट करते थे फूल पत्ती से, ऐसे, इसको डेकोरेटेड मार्जिन बोलते थे, ऐसे, जैसे ऐसे, इसको डेकोरेटेड मार्जिन बोलते थे। इस तरह से चित्र बनता था। तो राजत्व का दैवीकरण, राजा को आभा मंडल बनाकर, जो किंग है, मोनार्क है, बादशाह है, उसका आभा मंडल बनाए जाने लगा, उसका चित्र बना। और फिर ये परंपरा शाहजहां के समय भी रही। मतलब ये जो शैली थी, इसका विकास शाहजहां के समय देखा गया, लेकिन शाहजहां के समय चित्रकला का पतन हो गया, क्योंकि शाहजहां ने रंगों के प्रयोग के बदले वह धातुओं का जो चूर्ण है, जैसे सोने चांदी के बुरादे समझते हो, छोटा छोटा जो कर होता है, उससे वो अब चित्र बनवाने लगा। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे सजावट महत्वपूर्ण हो गई, और चित्र की जो मौलिकता है उसका डिक्लाइन हो गया। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि आप अगर किसी चीज के बाह्य रूप पर ज्यादा बल देते हो तो उसकी जो मौलिकता है वो नष्ट हो जाती है। तो शाहजहां ने जो सोने के बुरादों और चांदी के बुरादों का चित्र को सजाने के लिए प्रयोग किया, इस कारण से उसकी जो मौलिकता है चित्र की वो नष्ट हो गई। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि औरंगजेब के समय तो चित्रकला पर पाबंदी लग गई फॉर टाइम बीइंग। लेकिन चित्रकला हिंदुस्तान से समाप्त नहीं हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात भी चित्रकला की प्रगति होती रही, इसलिए आगे का भी मैंने आपको सूचना इसमें दे दी है। जैसे देखिए, मुगल काल के पश्चात देखिए राजस्थानी चित्रकला की शैलियां। राजस्थान की जो शैलियां उस पर राजपूत चित्रकला का प्रभाव है। प्रकृति, पशु पक्षी आदि के चित्रण पर विशेष बल दिया गया है। अब जो राजस्थानी चित्रकला उसमें आमेर जयपुर शैली है, बूंदी कोटा शैली है, बीकानेर शैली है। तो राजपूत चित्रकला के रूप में जैसे प्रकृति, पशु पक्षी के चित्रण पर विशेष बल दिया गया है। यह मुगल चित्रकला के पतन के बाद यह फलता फूलता रहा। दूसरा है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ आपको जयपुर के से आगे दिखेगा। तो जो किशनगढ़ है वहां पर सामंत सिंह थे, वो कृष्ण भक्त थे, उन्हें राधा कृष्ण के चित्रों पर विशेष रूप से बल दिया। यह आपको पीटी में पूछा जा सकता है, किशनगढ़ शैली।
तो ये विकास राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में हुआ था, सौंदर्य शास्त्री, कृष्ण भक्ति। फिर आपको देखिए किशनगढ़ शैली के ही है चित्र है, राधा कृष्ण का चित्र। मिथिला अथवा मधुबनी शैली, ये बहुत फेमस है, अभी जानते हो। इसमें दो तरह के चित्र हैं, आपको चित्र मिल जाएगा। एक को बोलते थे स्तंभ चित्रकारी, जैसे स्तंभ चित्रकारी में एक टर्म आता है कोहबर। कोहबर शब्द का मतलब नहीं समझते होगे, बिहार के लोग हो सकता है समझते होंगे, अदर प्रांत वाले नहीं समझते होंगे। कोहबर क्या होता है, जैसे पति जब शादी होती है तो लड़की लड़की को बिहार में एक दीवार को सजा कर, एक जैसे कोई जगह पर दीवार को सजाया जाता है और दीवार पर जानबूझकर कुछ इरोटिक चित्र बनाए जाते हैं, मतलब कामुक चित्र बनाए जाते हैं। और पति पत्नी को शादी के बाद रात में वहीं सुलाया जाता है, उसी कोहबर में, उसी थोड़े समय के लिए, मतलब एक रिचुअल है कि उसी दीवार के पास, तो उसको कोहबर बोलते हैं। तो कोहबर बनने की प्रथा मधुबनी चित्रकला में बहुत ज्यादा फेमस थी। और दूसरे को कहते थे अरिपन। अरिपन में क्या होता था, जो आंगन या घर के चौकट, चौकट समझते हो जहां दरवाजा होता है, तो उसमें वो क्या करते थे, चावल, जैसे रंगीन रंग में चावल मिला के और चावल से, रंगीन चावल से आंगन को और उसके चौकट को सजाते थे, उसको अरिपन बोलते थे। मधुबनी चित्रकला की विशेषता थी। तो ये चित्रकला आपको मिल जाएगा। फिर मंजूषा शैली आपको मिल जाएगा, ये भी बिहार में भागलपुर वगैरह का है। बहुला विषरी की कथाएं हैं। और ये मधुबनी पेंटिंग्स का चित्र देखिए, कोहबर पेंटिंग्स। कोहबर में ऐसे ही पेंटिंग्स की जाती थी जहां लड़के लड़की को बैठाया जाता था, कोहबर। अरिपन, अरिपन देखो चावल से, चावल और कलर से ऐसे बनाया गया है अरिपन। मंजूषा आर्ट, ये भागलपुर वगैरह में। दक्कन शैली, एक दक्कन शैली जो आपको, इस शैली के महान संरक्षक बीजापुर के अली शाह तथा उत्तराधिकारी इब्राहिम शाह थे। तो दक्कन शैली देखिए, गुजराती शैली, गुजराती शैली जो पहले चला आ रहा है वही शैली बाद में प्रचलित थी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को प्राप्त है। गुजराती पेंटिंग्स देखिए, गुजराती पेंटिंग्स, गुजराती पेंटिंग्स। राजपूत शैली, ये बुंदेलखंड, कन्नौज आदि में हुआ है। मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, मुकुंदपुर, झुंझुनू, बीकानेर शैली, ये सब उसी की है। मालवा शैली, बूंदी शैली, अलवर चित्रकला शैली, पहाड़ी चित्रकला शैली। राजपूत शैली से ही प्रभावित पहाड़ी चित्रकला हिमालय के तराई में से विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुई, परंतु इस पर मुगल कालीन चित्रकला का भी प्रभाव दृष्टिगत होता है। 5 नदियां, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम तथा चेनाब का क्षेत्र पंजाब तथा अन्य पर्वतीय केंद्र, इसको देख लेना, थोड़ा थोड़ा है। बसोहल शैली, मुगल पहाड़ी शैलियों में। गुलेरी शैली, गढ़वाल शैली, जम्मू शैली, कांगड़ा शैली। बस थोड़ा सा इसको पीटी पॉइंट है, इतना मेंस के लिए आवश्यकता नहीं होगी। मुगल काल के बाद जो पेंटिंग्स की स्थिति है उसको थोड़ा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, क्योंकि पीटी में कई बार वो क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं होगा। तो उसमें मैंने आज संगीत कला पर भी भेजा था, लेकिन आज तो संगीत कला संभव नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया। और मैं आपको दूसरे दिन, कल देखो अगर संभव हो सके तो मैं आपको कल विजयनगर भी भेज दूंगा अलग से। वैसे ही मैं आपको बताऊं कि इसमें भी जैसे संगीत वाला है ना, ये देखिएगा, तो संगीत वाले में आप पढ़ लीजिएगा कल, सॉरी। उसके अलावा लास्ट में देखो कृष्णदेव राय, जैसे एक बार आप लोगों को एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा है 2016 में कृष्णदेव राय के योगदान पर, तो ये आपका है। और दूसरा जैनुल आबिदीन संक्षिप्त लेख, ये अभी तक जीएस में नहीं पूछा है, ऑप्शनल में ही पूछते हैं, छोटे कश्मीर का शासक, लेकिन ये भी बहुत सांस्कृतिक व्यक्तित्व है, तो इसको हमने चुना है। और अब देखोगे बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का सांस्कृतिक उपलब्धियों का, ये भी बहुत कल्चरल पर्सनालिटी है, तो थोड़ा इस पर भी हमने अलग से किताबें नौरस वगैरह लिखी है, तो वो हमने कर दिया है।
और एक है दारा शिकोह का कंट्रीब्यूशन, और ये कभी भी पूछा जा सकता है, तो इस पर आपको काम करना है। ये सब आप कल पढ़ लीजिएगा, ये हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। और कल मैं विजयनगर का मैटर भी आपको, विजयनगर के कल्चर पर भेजता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद फिर कल्चर पर आपको, मेडिवल कल्चर पर हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा मॉडर्न पर 1-2 क्लास हमारा बच जाएगा। मॉडर्न में ज़्यादा, मॉडर्न तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, कल्चरल पॉइंट है उसे मॉडर्न करा देंगे, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब एक बात बताइए कि आप लोग आज क्लियर हुआ, आपको पेंटिंग्स क्लियर हुआ मिस्टर अंकुर? यस। क्लियर है? तो मैं स्टूडेंट्स फिर एक बार हमारी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामना, और हम चाहेंगे कि आप लोग सफल हो और हमारा भी नाम रोशन करो। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू। गुड नाइट।